जहां भी आपका एक्ट ऑफ टेररिज्म आएगा, एक्ट ऑफ टेररिज्म, भारत की यहाँ पे नो टॉलरेंस की पॉलिसी है। India has a long standing and uncompromising position against terrorism in all its forms and manifestations. तो ये देखो, ये इतना बड़ा महाद्वीप है ना आपका साउथ अमेरिका, यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेशन है क्या? नहीं। अफ्रीका में क्यों, क्या कोई रिप्रेजेंटेशन है? नहीं। क्या ऑस्ट्रेलिया से कोई रिप्रेजेंटेशन है? नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से एक सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, विश्व संस्था की संपूर्ण शक्ति को अपने अंदर समेटे हुए यह अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की पहरेदार मानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की अपेक्षा सुरक्षा परिषद बहुत ही छोटा सदन है, परंतु उसकी जो शक्ति है ना, वो महासभा की अपेक्षा दोस्तों बहुत ज्यादा अधिक है। अगर महासभा मानवता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का रिप्रेजेंटेशन करती है ना, तो जो सुरक्षा परिषद है ना, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ये विश्व की सर्वोच्च शक्ति का रिप्रेजेंटेशन करती है। अगर मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूमिंद्र सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके पेपर 7 के सेक्शन 2 का जो यूनाइटेड नेशन वाला जो पार्ट है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द सिक्योरिटी काउंसिल, हिंदी में सुरक्षा परिषद। इस टॉपिक को अलग से लेने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे सेगमेंट हैं जो एक साथ आपका उन बाकी अंगों के साथ समझा पाना कठिन था, इसलिए हमने इसको सेपरेटली आपका लिया है। छोटा सा वीडियो होने वाला है। यहाँ पर हम जानेंगे कि सुरक्षा परिषद क्या है, इसका महत्व क्या है, ये कैसे आपका अन्य अंगों पर अपना एक नियंत्रण आपका स्थापित करती है, कैसे बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, और ये भी समझेंगे कि भारत और भारत जैसे और भी कई विकासशील देश, लेट से आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया, क्यों इसके स्थायी सदस्यता के पीछे इतना ज्यादा पड़े हुए हैं और चाहते हैं कि वो इसके आपका परमानेंट मेंबर बन जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की इस बात से कि सुरक्षा परिषद असल में है क्या। देखिए दोस्तों, यूएन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई अगर कोई है, अगर आपसे कोई कहा जाए क्या है, तो आंसर होना चाहिए आपका सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है ना, जिसकी स्थापना हमने करी थी कब? 1945 में। तो ये जो सिक्योरिटी जो काउंसिल है ना, यानी कि सुरक्षा परिषद, इसकी स्थापना 1945 में ही हो गई थी। अब क्यों हुई थी? तो आप सभी को पता है कि जो आपका यूएन था वो क्यों बना था? अंतरराष्ट्रीय और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो बनाए रखना ये उद्देश्य तय कर दिया यूएन के उस चार्टर ने, बट ये सुनिश्चित करना कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी हुई है इस पूरी दुनिया में, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दोस्तों आपका सुरक्षा परिषद, दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल की है। इसके अलावा महासभा में यूएन के नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करना भी किसकी जिम्मेदारी है? आपका सुरक्षा परिषद की ही जिम्मेदारी है। भाई हमारे टीम में कौन कौन आएगा, इस बात को ना आपका बॉस ही डिसाइड करता है। आपके शहर में जब कोई किराएदार आता है, आपको उसकी जानकारी देनी होती है किसको? आपका पुलिस को। सिमिलरली आप बोल सकते हैं यूएन में अगर किसी नए मेंबर को लाना है ना, तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास पहले ही आपका प्रस्ताव जाता है। अगर उसने रिकमेंडेशन कर दिया तो कोई भी नया देश इसका मेंबर बन सकता है। तो ये भी आपका एक कार्य है। तो मैंने दो क्या बताया, पहला क्या करना? शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना। दूसरा, नए मेंबर के प्रवेश के लिए क्या करना? सिफारिश करना। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो आपका इसका है वो ये है कि मान लो कोई भी बदलाव हमको करना पड़ा यूएन में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो उस बदलाव को मंजूरी देने की जो जिम्मेदारी है ना, ये भी किसकी है? सुरक्षा परिषद की। तो आपको समझ में आ रहा है इसका इंपॉर्टेंस क्या है सुरक्षा परिषद का? तो ये है दोस्तों सुरक्षा परिषद, ये है वो अंग जो इन सब महत्वपूर्ण कार्यों को संपादन करता है। अब इसकी संरचना की बात करें तो देखिए, इसकी जो संरचना है ना, इसकी संरचना को हम ऐसे समझते हैं कि कुल जो सदस्य होते हैं इसमें, वो होते हैं कितने? 15। 15 में से दोस्तों 5 होते हैं स्थायी, जिन्हें हम P5 कंट्री भी कहते हैं, दैट इज पावरफुल 5 नेशंस का ग्रुप, जिन्हें वीटो का भी अधिकार होता है। इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करने वाले हैं। अब 5 स्थायी के अलावा इसमें होते हैं दोस्तों 10 अस्थायी सदस्य। ठीक है, अब ये जो 5 स्थायी देश कौन कौन से हैं और 10 अस्थायी कौन कौन से हैं, इसको हम देखते हैं। बट आपको बता रहा हूं कि आपको 10 अस्थायी को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ना हर 2 साल में चेंज हो जाते हैं। अभी आपको बस याद रखना है कि भारत को अभी मिला है आपका इसका मेंबरशिप। ठीक है ना, वो हमारे काम की चीज है। अब ये 10 स्थायी देश कौन कौन से, देखिए अगर मैं आपको इसको मैप से दिखाऊं तो बहुत ही आसान हो जाता है। जो उत्तरी अमेरिका है वहां से एक देश है, वो है आपका यूएसए, उत्तरी अमेरिका से एक देश। ठीक,
अगर यूरोप से बात करें, यहां से दो देश हैं आपका, एक देखो फ्रांस दिख रहा है आपको और एक दिख रहा है आपको यूनाइटेड किंगडम। एशिया में अगर आए तो यहां भी आपका दो देश है, एक है रशिया और एक है आपका चाइना। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये पांच देश इसके कैसे मेंबर है, स्थायी मेंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आपको देखनी चाहिए जो बड़ी गौर करने लायक है। देखो ये जो दक्षिणी जो क्षेत्र है, दक्षिणी आपका जो पार्ट है हमारे गोलार्ध कहूँ अगर मैं आपका हमारे पृथ्वी का, तो ये देखो ये इतना बड़ा महाद्वीप है ना आपका साउथ अमेरिका, यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेशन है क्या, नहीं। अफ्रीका में क्यों, क्या कोई रिप्रेजेंटेशन है, नहीं। क्या ऑस्ट्रेलिया से कोई रिप्रेजेंटेशन है, नहीं। अब ये जो समस्या है ना, ये बहुत सारे देशों को, बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट बहुत बड़ी आबादी को उनके अधिकारों से आपका वंचित कर रही है, ऐसा जान पड़ता है, ऐसा हमको देखने से लगता है। तो देखो यही कारण है दोस्तों कि इस सुरक्षा परिषद के सुधार के लिए लगातार बातें की जा रही हैं, हम भी इस पर चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो ये तो हो गई पावरफुल 5 कंट्रीज की बात। अब मैं अगर बताता हूं अस्थायी सदस्य, ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था 15 में से कितने होते हैं आपका अस्थायी सदस्य, तो 10 आपका देश, यानी कि 10 जो होते हैं मेंबर वो होते हैं अस्थायी। अब ये जो 10 देश है ना, इनको क्षेत्रीय समूहों द्वारा 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, अब ये क्षेत्रीय समूह से मतलब क्या है, क्षेत्रीय समूह से मेरा मतलब है ये है, लेट से आपका एशिया और अफ्रीका, ठीक है, क्या क्या मैंने कहा, ये आपका अफ्रीका और ये जो एशिया, इनको मिला के 5 देशों को चुनना होता है। इसी में से एक देश हमने भारत भी चुना हुआ है। ठीक है, जो साउथ अमेरिका है यहां से आपका 2 देश आएंगे। ठीक, अच्छा, अब ये जो यूरोप है ना, यूरोप, इसको भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं। देखो एक हो जाता है ईस्टर्न यूरोप, एक हो जाता है वेस्टर्न यूरोप, यानी कि पूर्वी यूरोप और आपका पश्चिमी यूरोप। तो जो पूर्वी यूरोप है वहां से एक देश, पूर्वी और आपका पश्चिमी यूरोप से कितने देश, 2 देश, काउंट करो, 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से क्षेत्रीय समूह के माध्यम से अस्थायी सदस्यों को हर 2 साल के लिए आपका भेजा जाता है। अगर मैं हमारे प्यारे भारत की बात करूं, तो हमारा जो प्यारा भारत है ना, इससे चुना गया है 2023 और 24 के लिए। तो 2023-24 के लिए हम अभी वर्तमान में गैर स्थायी सदस्य हैं, किसके, सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये हो गया आपका, बातें मैंने आपको बताया था अभी, क्लियर है ना। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी भूमिका और शक्ति की। देखिए जो सबसे पहला जो कार्य होता है आपका सिक्योरिटी काउंसिल का, वो क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करना, सुनिश्चित करना। ये करना इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। ठीक है ना, अगर मैं इसकी भूमिका की बात करूं, शक्ति में हम बात करेंगे, अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में सिक्योरिटी काउंसिल की भूमिका क्या है, तो पहली भूमिका तो यही है कि अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा क्या करना, सुनिश्चित करना, ये इसका प्राइमरी आपका रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा ये और क्या करता, तो देखिए जितने भी सैंक्शंस होते हैं ना, जो यूएन की जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा लगाई गई है ना, इन सैंक्शंस को यानी कि इन प्रतिबंधों को लागू करना भी किसकी जिम्मेदारी है, आपका सिक्योरिटी काउंसिल की। भाई देखो ना, मान लो किसी पे बैन लगता है, किसी को मान लो कोर्ट किसी पे रोक लगाता है, उसको उस कार्य को इंप्लीमेंट करने के लिए जाता कौन है आपका, जाती है पुलिस, जाती है ना। सिमिलरली आपका यूएन अगर मान लो कोई प्रतिबंध लगाएगा, उन प्रतिबंधों को लागू करने की ताकत किसके पास में है, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के पास में है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी पीस मिशंस होते हैं, यानी कि जो शांति अभियान होते हैं ना, उन शांति अभियानों में भी आपका योगदान करता है कौन, सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको जानना चाहिए वो क्या है, ये अपने प्रस्ताव के माध्यम से सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है, यानी कि मिलिट्री एक्शन को भी करने की ताकत है इस आपका पार्ट के पास में। क्लियर है दोस्तों, तो ये सारी बातें आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है, इसको शक्तियां देती हैं और इसकी भूमिका के रूप में भी आपको जाननी चाहिए। ठीक, अच्छा, यूएन चार्टर आपने सुना था ना। अब देखिए यूएन चार्टर के तहत ये बात हमको समझाना समझना भी जरूरी है कि जितनी भी इसकी तख्तियां हैं, जितनी भी इसकी भूमिकाएं हैं ना, इन सब का सोर्स क्या है, इसको इसके लिए ताकत कहां से मिल रहा है। तो देखिए यूएन का जो हमने देखा था ना चार्टर, ठीक है ना, इसकी सारी शक्तियों का सोर्स कौन है, आपका यूएन का चार्टर। जितने भी आपका बातें हैं जो भी सिक्योरिटी काउंसिल करेगा, तो यूएन चार्टर में क्लियर कट लिखा गया है कि सभी देश इसके निर्णय को मानने के लिए क्या है, आपका बाध्य हैं। ये जो बात है ना, आपके आंसर को बिल्कुल अलग करने वाली है अगर आप इसके बारे में मेंशन कर रहे हैं तो यूएन चार्टर के तहत क्लियर कट लिखा गया है कि जितने भी सदस्य देश हैं आपका, इनको इसके निर्णय को पालन करना पड़ेगा, वो बाध्य है। तो सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार
केवल और केवल किसको है? केवल और केवल दोस्तों आपका सिक्योरिटी काउंसिल को, यानी कि सुरक्षा परिषद को। ठीक है ना, ऐसा सिर्फ यही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसकी भूमिका आपको क्लियर होगी। क्या क्या मैंने बताया? प्राथमिक जिम्मेदारी तो भाई शांति सुरक्षा बड़ा इजी है, प्रतिबंधों को लागू करेगा, शांति अभियान में योगदान देगा, और ये सारी बातें। ठीक, आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, हमारे एप्लीकेशन पे आप आ जाइएगा, ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां पे आप आ जाएंगे तो आपको इसका जो जितना भी डिटेल है ना, आपको वहां पे मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं इसकी शक्तियों की। देखिए दोस्तों, जिसकी पहली शक्ति है ना, वो है आपका वीटो पावर, दैट इज प्रतिषेध शक्ति। ये क्या होता है? पहली बात तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो आपका पावर है, दैट इज वीटो पावर, केवल और केवल किसके लिए है? दिस इज ओनली फॉर दी परमानेंट मेंबर्स, यानी कि जो भी आपका स्थायी सदस्य है ना, उनके लिए ही ये वाली पावर आपका अवेलेबल है। ठीक है ना, इस पावर के तहत किसी भी प्रस्ताव को रोकने का अधिकार मिल जाता है आपका सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को। हालांकि आज तक कभी भी इसका सकारात्मक प्रयोग नहीं किया गया, हमेशा दुरुपयोग ही करते हैं। दुरुपयोग से मेरा मतलब, मान लो यूएसए का कोई प्रस्ताव है, रशिया को नहीं पसंद, चाइना को नहीं पसंद, वो लोग क्या कर देते हैं? वीटो कर देते हैं, भले ही आपका फ्रांस और यूके उसके समर्थन कर रहे हो। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपका चारों को पसंद है, चाइना को ही पसंद है, रशिया वीटो कर देता है। अब इधर भी कई बार ऐसा हुआ, इन चारों को पसंद है, यूएसए क्या कर देता है? वीटो कर देता है। तो कभी भी ना ये लोग निर्णय पे नहीं पहुंच पाते, बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि ये पांचों जो देश है ना, वो आपका एक साथ एक तरीके से किसी आपका मुद्दे पर ना सहमत हो। इनफैक्ट कोरोना ऐसे आपका भयंकर महामारी में भी जिससे पूरी दुनिया परेशान थी ना, वहां भी 5 बदमाश जो लोग है ना, ये आपका ये 5 देश वहां भी आपका सहमत नहीं हो पाए। ठीक है ना, अब बदमाशी तो बोलूंगा नहीं जी, और क्या बोलूंगा। ठीक, तो ये है आपका वीटो पावर। ठीक, वीटो पावर के बाद जो अगली चीज है वो है आपका मतदान, यानी कि वोटिंग। ठीक है दोस्तों, मतदान। तो जितने भी आपका मेंबर कंट्रीज है, यानी कि यहाँ पे 15 मेंबर कंट्रीज हैं, सभी का जो वोट कैसा होता है, सभी का मत कितना होता है? 1 होता है, यानी कि कुल 15 वोट होते हैं। तो जब भी कोई निर्णय लेना होगा ना, तो महत्वपूर्ण मामलों में जो 9 मेंबर हैं उनका आपका हाँ होना जरूरी है। बट उन 9 मेंबर में से, इसको मैं समझाता हूँ, मान लीजिए 15 है, 15 में से 9 का यस होना जरूरी है, बाकी जो बच्चे 6 अगर नो बोलते हैं तब भी वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। एक यहाँ पे कंडीशन है कि 9 में से 5 स्थायी का हाँ होना जरूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसके बिना आप जो है कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर पांचों स्थायी मेंबर्स में से किसी ने भी इस प्रस्ताव की विपक्ष में वोट दिया, तो वो जो प्रस्ताव है पारित ही नहीं होगा। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रख लेनी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको और बताता हूँ। मान लीजिए कोई ऐसा देश है जो अभी ना तो 5 स्थायी सदस्यों में शामिल है, ना ही वो अभी आपका 10 जो अस्थायी सदस्य हैं उस पर शामिल है। तो बिना वोट के सुरक्षा परिषद के समक्ष लाए गए किसी भी प्रश्न की चर्चा में वो भी देश आपका क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है। बट क्या होगा? उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। कहने का मतलब, मान लो आपके ग्रुप में, आप लोग ग्रुप करते हो ना, पार्टी करते हो, पिकनिक करने के लिए अपने ग्रुप बनाया, ठीक है, तो कई जो मेंबर होते हैं उसमें पैसा देने वाले होते हैं। ठीक है, तो जो पैसा देने वाला होता है उसकी बात हम सुनते हैं। मान लो एक मेंबर ऐसा है पप्पू, जिसने पैसे नहीं दिए, तो उसकी जो आपका सुनी उतनी नहीं जाती है। हाँ, वो चर्चा में बना रह सकता है, जब वो आपका उसका मेंबर बन जाएगा उसकी हम बात मान लेंगे। सिमिलर आपका यहाँ भी सीन होता है कि भाई मान लीजिए 15 मेंबर बैठे हैं, तो इस आपका मीटिंग में कोई भी जो भी इसका मेंबर नहीं है, कोई भी देश जो यूएन का मेंबर है, यहाँ मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको बस वोट करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है ना, बट वो प्रश्न की चर्चा में भाग ले सकता है। ठीक है, अच्छा, अब मान लो सुरक्षा परिषद को लगता है कि उस पर्टिकुलर मामले में उस सदस्य के हित विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं भी होगा। इस बात को याद रखिएगा। अब एक बात आती है किसकी? अध्यक्ष की। तो देखो, जो इसका अध्यक्ष होता है ना, यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो आपका प्रेसिडेंट होता है, हर महीने बदलता है। कैसे? अल्फाबेटिकली, यानी कि वर्णमाला क्रम में हर महीने इसके जो आपका अध्यक्ष होते हैं ना, बदलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शक्तियां आपको क्लियर होगी। मैं इसका जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको और भी आपका आसानी से ये चीज समझ में आएगी। अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद में सुधार। देखो, मैंने आपको बताया था जितने भी बड़े बड़े जो कॉन्टिनेंट है वहां पर से कोई सुरक्षा परिषद का मेंबर है ही नहीं, इसीलिए इसकी संरचना में सुधार की मांग लगातार की जा रही है। और इनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे कैसे मालूम? पहला जो मुद्दा है दोस्तों वो है रिप्रेजेंटेशन का, जो मैंने आपको बताया कि जो भी देश है आपका, हमारे यूएन के मेंबर जितने भी है 193 मेंबर, ये चाहते हैं कि इस आपका काउंसिल में
और भी अधिक देशों को क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, ताकि ये जो बड़ी आबादी का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, वो आपका वहां पर पहुंच सके और उनकी आवाज बन सके। क्लियर। दूसरा टॉपिक है वो है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का, दैट इज जवाबदेही का। जितने भी स्थायी मेंबर्स हैं उनकी जो ताकत है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब एक जो सुधार के लिए आवाज़ जो उठाई जा रही है वो है संबंधित किससे, इनकी जवाबदेहिता पे, कि भाई ये जो मेंबर्स हैं इनके पास इतनी शक्तियों का होना ये सही नहीं है, इनकी शक्तियों को कम किए जाने की क्या है आपका आवश्यकता है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया प्रभावशीलता। प्रभावशीलता से मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको बताया ना कि जब निर्णय लेना होता है सिक्योरिटी काउंसिल को, तो निर्णय लेने की जो इनकी प्रक्रिया होती है ना वो उतनी अच्छी नहीं होती, वो स्वहित पर आधारित होती है। ये 5 देश बहुत मजबूत होते हुए भी अपने हित को सर्वोपरि रखते हुए कोई निर्णय लेते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो प्रभावशीलता पर भी आपका काम करने की आवश्यकता है। तो ये 3 कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूं, इन 3 कीवर्ड के माध्यम से आप सुधार को मेंशन कर सकते हो। अब भारत की दावेदारी वाला टॉपिक है, ये हमारे काम का है। क्यों? देखिए दोस्तों, भारत ने वर्ष 1947-48 में जो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा है, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लिया था। और जो आपका उस समय साउथ अफ्रीका में जो नस्ली भेदभाव हो रहा था ना, इसके खिलाफ भी भारत ने बहुत जबरदस्त तरीके से आवाज उठाई थी। भारत ने इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए, रखरखाव के लिए ना बहुत ज्यादा योगदान भी किया है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, भारत ने अभी तक ना कितने तो 43 से अधिक शांति अभियानों में क्या किया है, आपका भागीदारी करी है, आपका योगदान किया है। जिसमें कितने सैनिक गए थे मालूम? जिसमें गए थे आपका 1,60,000 सैनिक, भारतीय सैनिकों ने क्या किया, वहां पे जाके अपना योगदान दिया। और न सिर्फ सैनिक बल्कि जो पुलिसकर्मी होते हैं ना, आर्म पुलिस फोर्सेस के, वो भी वहां पे जाके काम करते हैं। ठीक है। यही कारण है कि जो भारत है ना, लगातार इसकी जो परमानेंट मेंबरशिप है, दैट इज जो स्थायी संस्था है, उसकी दावेदारी करता आया है। और भारत अपनी दावेदारी के संबंध में बहुत सारे तर्क भी देता है। तर्क किस तरह के देता है? पहला तर्क है, देखो भाई, कि हमारी जो है ना आबादी बहुत ज्यादा है, हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र का, दूसरा भी क्यों, पहला, हाँ जनसंख्या के हिसाब से तो पहला, तो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और इतने महान देश का भी स्थायी संस्था ना होना सुरक्षा परिषद में, ये सही बात नहीं है। ठीक है ना। तो पहला है हमारा आधार आबादी। दूसरा है हमारा लोकतंत्र। मैंने आपको भी बताया, हम ना सिर्फ बहुत सारे हैं बल्कि हम लोकतांत्रिक भी हैं, हम चाइना ऐसे नहीं है। ठीक है ना। इसके अलावा हमारी जो इकोनॉमी, आप सभी को पता है, हम तो ट्रिलियन डॉलर्स, है ना, कितना ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन डॉलर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है अन्य किसी भी देश की तुलना में बहुत ज़्यादा स्थिर है। इसलिए हमें स्थिरता वाला एक आपका प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर हम जाकर अपनी बातों को रख सकें। अब इन सब के अलावा भारत लगातार अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। अब ये बात हम कैसे माने? ये बात को हम ऐसे मानते हैं कि देखो, हाल ही में भी क्या हुआ, हाल ही में ना अभी क्या हुआ, जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसकी बैठक हुई। वहां पर जो भारत के प्रतिनिधि हैं उन्होंने ना क्या किया, जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो मुद्दा चल रहा है ना, इसमें 2 राज्य समाधान के लिए भारत ने अपनी जो प्रतिबद्धता है वो व्यक्त की। जहां पर उसने कहा कि भाई फिलिस्तीन के जो लोग हैं ना, वो इजराइल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसकी सीमा के भीतर एक स्वतंत्र देश के रूप में आपका रह सकते हैं। Madam President, I wish to conclude by reiterating India's long-standing support for a two-state solution where the Palestinian people are able to live freely in an independent country within secure borders with due regard to the security needs of Israel. ये भारत का क्या है, आपका एक पक्ष है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। भारत ने क्या किया पता है? भारत ने बोला कि भाई तत्काल ये जो आपका शत्रुता है ना, आप दोनों देश के बीच में शत्रुता है, इसको खत्म करो और ये इंश्योर करो कि जो भी लोग वहां प्रभावित हैं, किसी भी देश के हों, उन तक मानवीय जो सहायता है ना वो पहुंच सके। यहाँ पे यह भी जानना चाहिए दोस्तों कि भारत फिलिस्तीनी लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करता रहा है और आगे भी करता रहेगा, ऐसे अभी भारत ने कहा है सिक्योरिटी काउंसिल में। Has delivered shipments of relief material to the Palestinian people in Gaza. ठीक है ना। और भारत ने ये भी कहा कि जितने भी आपका यहाँ पे मेंबर कंट्रीज हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या का जो समाधान है वो निकालना चाहिए। तो इस प्रकार अगर मैं कहूँ तो भी कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं अभी हाल ही में जो भारत को दिखाते हैं कि भी भारत कितना महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो पहली बात तो ये कि भारत ने इस मामले में 2 राज्य सिद्धांत का समर्थन किया। भारत ने बोला कि भाई ये जो आपका दुश्मनी है उसको तुरंत खत्म करो
और क्या करो, जो मानवीय सहायता है ना, इसको निर्बाध तरीके से वहां पे पहुंचाओ, ठीक है ना, स्पेशली फिलिस्तीनी लोगों के लिए। तो भारत का जो स्टैंड एकदम क्लियर है भाई, जहां भी आपका एक्ट ऑफ टेररिज्म आएगा, एक्ट ऑफ टेररिज्म, भारत की यहाँ पे नो टॉलरेंस की पॉलिसी है। India has a long standing and uncompromising position against terrorism in all its forms and manifestations. भारत को इस संबंध में कोई भी टॉलरेशन आपको स्वीकार नहीं, बट हाँ, जो मानवीय सहायता वाला जो एंगल है भारत का, उसमें वो अपना पक्ष बिल्कुल मजबूती से रखता है। तो ऐसा कोई देश अभी वर्तमान की परिस्थितियों में मिल पाना बड़ा कठिन है, बट भारत हमको ऐसा देश के रूप में दिखाई देता है। तो ये रहा दोस्तों आपका सिक्योरिटी काउंसिल का एक ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, दैट इज आपका यूनाइटेड नेशन से। हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आए थे और अभी कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक बार उसको हम देख लेंगे। दोस्तों ये जो प्रयास है बहुत ही ईमानदार प्रयास है, इसे आप प्लीज़ बहुत सारे लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये जो बातें हैं ना, अन्य लोगों को भी आपका मालूम चले और उनको इसका लाभ मिले। धन्यवाद।